हाँ जी स्टूडेंट्स, 10th क्लास एसएसटी इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 दैट इज सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। काफ़ी आसान और काफ़ी इजी चैप्टर है ये। 15-20 मिनट में आपको पूरे का पूरा ये चैप्टर जो है वो रट जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को भी हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस चैप्टर का जो थीम है वो समझेंगे कि इसमें हमने क्या करना। हम ये देखेंगे कि जो सेक्टर हमारे होते हैं वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, वो तीनों एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहे हैं। इंडिया में कौन सा सेक्टर आगे है, बाकी देशों में कौन सा आगे है और कौन सा आगे पीछे होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखिए, हमारे ना इंडिया में जितनी भी पूरे वर्ल्ड में जितनी भी जॉब्स हैं, जितनी भी नौकरियां, उन सभी जॉब्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। वेरी फर्स्ट कैटेगरी है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड वन इज सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड वन इज टर्शियरी सेक्टर। तो मैं जस्ट अभी चैप्टर शुरू करने से पहले आपको आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि जो देश ये प्राइमरी सेक्टर के ऊपर जितना डिपेंड करेगा वो देश उतना गरीब होगा। जो देश इन दोनों सेक्टर में ज़्यादा आगे होगा वो देश उतना ही अमीर होगा। वो क्यों होगा वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अभी वेरी फर्स्ट हमारे पास है प्राइमरी सेक्टर। तो क्वेश्चन बन के आ सकता है 1 मार्क्स में, व्हाट डू मीन बाय प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर कुछ एग्जांपल्स दो। देखिए, प्राइमरी सेक्टर एक वो सेक्टर है जो डील करता है नेचर के साथ। मतलब कि इसमें हम नेचुरल गुड्स को नेचुरल वे के साथ, नेचुरल प्रोसेस के साथ हम प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, हॉर्टिकल्चर करते हैं, तो उसमें जो अनाज उगाया जाता है वो नेचुरल प्रोसेस के साथ उगाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि इट डील्स विद नेचर, नेचुरल प्रोसेस। इसकी एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखी है फार्मिंग करना, मतलब कि जो भी हम एग्रीकल्चर वगैरह करते हैं, हॉर्टिकल्चर करना, जो भी हम बागवानी जिसको बोल देते हैं, ये इसका जो होता है ना माली वगैरह। तो इसके बाद हमारे पास है कि डेयरी फार्मिंग या फिर गार्डनर। ठीक है, तो ये जितने भी काम जो है हमारे सारे कौन से होते हैं, ये प्राइमरी सेक्टर के अंडर आते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। इसको हम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी बोल देते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर काम यही आता है। ठीक है, माइनिंग, फिशिंग वगैरह, ये थोड़े बहुत काम छोटे मोटे ये भी आ जाते हैं। सेकंड हमारे पास जो सेक्टर दैट इज सेकेंडरी सेक्टर। देखिए, ये प्राइमरी के बाद आता है और ये सेकंड प्रोसेस है। पहले ये होगा तब ये होगा, इसलिए इसको सेकेंडरी सेकंड सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्टर का दूसरा नेम है इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब ये क्या करता है कि जो हमने नेचुरल प्रोडक्ट प्राइमरी सेक्टर में प्रोड्यूस किए हैं, अब ये उन प्रोडक्ट को कन्वर्ट करता है अदर प्रोडक्ट में। कैसे कन्वर्ट करेगा ये। जैसे कि कॉटन है, कॉटन आपने कहाँ पे उगाई, प्राइमरी सेक्टर में इसकी प्रोडक्शन कर ली, तो कॉटन को क्लॉथ में कन्वर्ट किया जाएगा। सीड्स आपने प्रोड्यूस कर लिए प्राइमरी सेक्टर में, तो सीड्स को ऑयल में कन्वर्ट किया जाएगा। शुगर केन आपने प्रोड्यूस कर ली, तो शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट किया जाएगा सेकेंडरी सेक्टर में या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ठीक है, शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट कर लिया। तो ये कहानी थी सेकेंडरी सेक्टर की। अभी जो लास्ट सेक्टर हमारे पास बचा टर्शियरी सेक्टर। अभी आप देखिए, हमारे पास आपने पहले प्रोडक्शन कर ली, फिर आपने कन्वर्ट कर लिया, फिर कन्वर्ट करके क्या घर पे बैठ जाओगे। वो सामान हमने करना क्या है, अमेज़ोन वाले आते हैं ना आपके घर पे सामान को डिलीवर करने के लिए, तो उस सामान की डिलीवरी करनी होती है, उसको लोगों तक पहुंचाना होता है, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करवानी होती है। तो वो सारे जो सर्विस मतलब कि प्रोवाइड करने वाला सेक्टर हमारे पास कौन सा आता है, वो टर्शियरी सेक्टर आता है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो जॉब्स प्राइमरी सेक्टर कैटेगरी में नहीं है, सेकेंडरी में भी नहीं है, तो वो टर्शियरी सेक्टर में जाएंगे। ठीक है, ये सबसे आसान है। इसमें हम मतलब कि टर्शियरी सेक्टर के फीचर क्या हैं, हम इसमें कोई प्रोडक्शन नहीं करते जैसे हम प्राइमरी सेकेंडरी में करते हैं, लेकिन हम इसमें सर्विस प्रोवाइड करवा के देते हैं कि वो सामान आपके घर तक पहुंच रहा है, आपकी दुकान तक पहुंच रहा है, लोगों तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे है, जैसे कि टीचर, अभी मैं टीचर हूँ आप लोगों के लिए, तो मैं आपको एक पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने खुद से कुछ प्रोड्यूस नहीं किया, किसी प्रोडक्ट को कन्वर्ट नहीं किया, लेकिन आपको एक सर्विस दे रहा हूँ। डॉक्टर है, ठीक है, या फिर हमारे पास कोई भी पोस्ट ऑफिस होगा, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इसमें आ जाती हैं टर्शियरी सेक्टर में। आप जर्नी कर रहे हो, कोई कहीं पे सफ़र कर रहे हो, तो वो आपको एक सर्विस मिल रही है। ठीक है, इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोल देते हैं। किसको बोल देते हैं हम, टर्शियरी सेक्टर का दूसरा नेम हमारे पास क्या आएगा, इसका दूसरा नेम है हमारे पास सर्विस सेक्टर ऑल्सो। ठीक है, तो चलिए ठीक है। अभी नेक्स्ट आगे ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में एग्जाम में आ भी जाता है कि ऑल सेक्टर आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, या एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हाउ ईच सेक्टर इज इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, कि हर एक सेक्टर एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड है। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्राइमरी सेक्टर के बारे में। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर सपोज कर लो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमने सबसे पहले हमारे खेतों में कॉटन की प्रोडक्शन कर ली। अब ये कॉटन की प्रोडक्शन क्या होगा, ये कॉटन की प्रोडक्शन, अब कॉटन जाएगी इंडस्ट्री में, मतलब कि सेकेंडरी सेक्टर में। तो जब ये यहाँ पे आ गई, तो यहाँ से ये कॉटन को कन्वर्ट किया जाएगा थ्रेड में, थ्रेड को कन्वर्ट किया जाएगा क्लोथ्स में। अब ये कपड़े बन गए।
अब ये कपड़े बनने के बाद ये क्या होगा, अब ये लोगों तक पहुँचेंगे, तो कोई ना कोई मतलब कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसके तक जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, तो सेकेंडरी से निकल पड़े सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो ये चले गए टर्शरी सेक्टर के ऊपर। तो इसके बाद फिर से प्रोडक्शन होगी, फिर से कन्वर्शन होगी, फिर से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो प्रोसेस डेली डेली चलता रहेगा, डेली डेली चलता रहेगा। किन चीज़ों की प्रोडक्शन, पहले तो कन्वर्ट किन को किया जाएगा, जो प्राइमरी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, फिर कन्वर्ट करने के बाद किन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो कन्वर्ट हुए थे। अब नेक्स्ट डे फिर से अब किन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो यहाँ पे अभी प्रोड्यूस होने हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ये सेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे। ये फ्लो चार्ट जरूर बना देना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, लिखा चाहे बीच में फिर कुछ भी हो। अभी जीडीपी हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। जीडीपी हम किससे बोलते हैं, इसके बारे में हमने अब समझा था कि एक देश में, ठीक है, लोग प्राइमरी सेक्टर से, सेकेंडरी सेक्टर से और टर्शियरी सेक्टर से जितने रुपए कमाएंगे उन पैसों को हम जीडीपी बोलेंगे, लेकिन ये एक देश के अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। या फिर हमने ये भी समझा था कि एक देश में मान लो एक फैमिली में 4 मेंबर हैं और उन चारों की सैलरी है 1 लाख रुपये, चार जितने भी पैसे कमा रहे हैं एक महीने के बाद जब पैसों को जोड़ के देखो तो 1 लाख रुपये बन गए, तो ये इनकी फैमिली इनकम है। ऐसे ही एक देश में सभी लोग रहने वाले जितने भी लोग हैं वो कितना पैसा कमा रहे हैं, उन सबको जब हम प्लस करेंगे वो एक देश की इनकम आ जाती है, ठीक है ना। वो देश के अंदर से कितने पैसे कमा रहे हैं तो वो जीडीपी आ जाएगी हमारे पास। इसका मीनिंग देख लेना, ये भी एक 1 मार्क में आ जाता है। फिर वैसे ही हमने यहाँ पे लिखा है कि जीडीपी ऑफ ए कंट्री क्या होगी, जीडीपी ऑफ ए प्राइमरी सेक्टर, जीडीपी सेकेंडरी सेक्टर, जीडीपी टर्शियरी सेक्टर, इन सबको प्लस कर दो। जब सबको प्लस करेंगे तो जीडीपी ऑफ कंट्री आ जाएगी। लेकिन जब भी हमने जीडीपी को काउंट करना है ना, तो इसमें जस्ट हमने फाइनल गुड्स को काउंट करना है, इंटरमीडिएट गुड को काउंट नहीं करना। अब कौन सी गुड फाइनल है, कौन सी इंटरमीडिएट है। सपोज कर लो एक फार्मर है, उसने वीट की प्रोडक्शन की, वीट की प्रोडक्शन करने के बाद वो चला गया फ्लोर मिल वाले के पास, फ्लोर मिल वाले ने वो वीट को परचेज किया 100 रुपये में, उसका आटा बना दिया, फ्लोर बना दिया, फ्लोर उसने 200 रुपये में सेल कर दिया बेकरी वाले को। अब बेकरी वाले ने उसके 500 रुपये के बिस्किट बना के सेल कर दिए किसी कस्टमर को, तो उसकी जो 500 वैल्यू है ना वो फाइनल वैल्यू है। तो इसमें अभी हम इंटरमीडिएट वैल्यूज़ नहीं लेंगे, 100 200 वो पीछे वाली वैल्यूज़ नहीं लेंगे, लास्ट वैल्यूज़ उठाएंगे जो 500 है, ठीक है। अब हमारे पास आ गया था हिस्ट्री ऑफ दिस सेक्टर। अब ये सेक्टर की जो हिस्ट्री वो कैसे है, देखिए जो कि बिगिनिंग टाइम था हमारा इंडिया का, जो सबसे स्टार्टिंग वाला टाइम था, उसमें लोग सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंड करते थे। मतलब कि लोगों के पास ज़्यादा काम धंधा तो होता नहीं था, इंडस्ट्रीज होती नहीं थी, लोग क्या काम करते थे, हर एक बंदे के घर में मतलब कि एनिमल रखे होते थे, है ना, वो फार्मिंग का काम कर लेते, दूध वगैरह सेल करते थे, या फिर वो उनके पास ज़मीन होती थी या खेतों में जाके वो दिहाड़ी करते थे, तो प्राइमरी सेक्टर का काम करते थे। लेकिन फ्रॉम लास्ट 200 ईयर्स, पिछले कुछ 200 ईयर से हमारे इंडिया में, हमारे देशों में जो क्या है वो ज़्यादातर लोग सेकेंडरी सेक्टर में कन्वर्ट होना शुरू हो गए, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी आने लगी है, इंडस्ट्रीज लगनी शुरू हो गई, एडवांस टेक्नोलॉजी आने लगी है, और जो लोग हैं वो यहाँ से निकल के इंडस्ट्री से, प्राइमरी से निकल के, एग्रीकल्चर से निकल के, खेतों से निकल के वो इंडस्ट्री में शिफ्ट होने लग गए। लेकिन अभी जो लास्ट फ्रॉम 30 to 40 ईयर्स है, अब उसमें ज़्यादातर लोग टर्शरी सेक्टर में डिपेंड मतलब कि शिफ्ट होने लगे हैं। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि अब लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ गया खर्च करने के लिए, तो वो पैसा कहाँ पे खर्च करेंगे, वो सर्विसेज पे पैसे जो है वो खर्च करने शुरू कर रहे हैं। अब देखिए ये मतलब कि ये सिर्फ किसी इंडिया की कोई स्टोरी नहीं है, ये जितने भी देश हैं दुनिया में, जितने भी देश डेवलप्ड हो चुके हैं, मतलब कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, रशिया है, अमेरिका है, ठीक है, जितने भी यूरोपियन ये कंट्रीज मतलब कि आएंगी, यूरोपियन कंट्री या फिर वेस्टर्न कंट्री, जो भी डेवलप्ड हो चुकी हैं, हर एक देश में यही कहानी थी। सबसे पहले वो प्राइमरी को डिपेंड करते थे, फिर वो सेकेंडरी के ऊपर डिपेंड करने लग गए थे, फिर लास्ट में अभी वो टर्शरी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अभी यहाँ पे ना एक डेटा गिवन है हमारी बुक में कि 1970 to 71 इंडिया में, 1970 to 71 तक तो सबसे ज़्यादा लोग इंडिया में प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंड करते थे, तो ये नंबर 1 पे था। लेकिन जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर था उसमें डिपेंडेंस हमारी सेकेंड नंबर पे आती थी, मतलब कि मोर देन 50%, लगभग 70% लोग हमारे प्राइमरी के ऊपर डिपेंड करते थे, 30% लोग इन दोनों सेक्टर में डिपेंड करते थे। लेकिन जो 2010-11 में, जो 2010-11 में डेटा आया ना, रिसेंटली डेटा, उसमें क्या देखने को मिला कि इंडिया में जो फर्स्ट नंबर पे रैंक है वो टर्शरी सेक्टर का आ गया, सेकंड में रैंक सेकेंडरी सेक्टर का आ गया, थर्ड में जो रैंक है वो प्राइमरी सेक्टर का आ गया। तो फिर अभी ना हम वो मेन 5 रीजंस पढ़ेंगे कि वो किन 5 कारणों की वजह से पहले हम प्राइमरी के ऊपर डिपेंड करते थे, अब प्राइमरी इतना पीछे चला गया कि अभी हम लोग जो सेकेंडरी टर्शरी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करने लगे हैं, ठीक है। अभी हमने इन कारणों के बारे में पढ़ना है। देखिए वेरी फर्स्ट रीज़न क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा, लिख लो, 200% आएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में।
वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेरी फर्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास, नाउ डेज गवर्नमेंट डेवलप, अभी हर एक देश में मतलब कि स्पेशली इंडिया में जो सरकार है वो डेवलप हो चुकी है। डेवलप होने के बाद हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे नए नए हॉस्पिटल्स बना दिए, स्कूल बनवा दिए, कॉलेज बनवा दिए, कोर्ट बनवा दिए, आर्मी बनवा दी, आर्मी की ज्वाइनिंग होने लगी, बैंक्स बनवा दिए। तो सभी लोग प्राइमरी से मतलब कि खेतों से निकल के ना अब इनमें डिपेंड होना शुरू हो गए, इनमें शिफ्ट होना शुरू हो गए। बहुत सारे लोग डॉक्टर बन गए, टीचर बन गए, मतलब कि एडवोकेट बन गए, आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं, बैंक में मैनेजर वगैरह बैंक में जॉब करने लगे, है ना। तो ये इसी वजह से ये जो कारण है, ये सेक्टर पहले नहीं होता था, इस वजह से टर्शरी सेक्टर हमारा पीछे था, लेकिन अभी टर्शरी सेकेंडरी सेक्टर आगे आना शुरू हो गया। सेकंड नंबर देखिए, जैसे जैसे एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट हुई, जैसे जैसे इंडस्ट्री की डेवलपमेंट हुई, जब एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट हुई तो लोगों के पास बहुत सारी प्रोडक्शन, बहुत सारा फूड आने लग गया। वो फूड को क्या करेंगे, कॉटन को क्या करेंगे, शुगर केन को क्या करेंगे, वो इंडस्ट्री में बेचना शुरू कर दिया, तो इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी। इंडस्ट्री ने जब उसको रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया तो वो सर्विस सेक्टर में गया, तो इससे सर्विस सेक्टर की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लगी। यही एक कारण है कि लोग अभी टर्शरी सेक्टर में ज़्यादा डिपेंड होने लगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट अभी हमारे पास क्या आएगा, एज इनकम इंक्रीज, अब जैसे जैसे लोगों की इनकम भी इंक्रीज होने लगी है, नए नए सेक्टर आने शुरू हो गए, तो लोगों के पास ज़्यादा इनकम आनी शुरू होगी। तो जब पैसे होते हैं ना तो लोगों की पॉकेट में पैसे टिकते नहीं हैं, तो लोगों ने शॉपिंग करना ज़्यादा शुरू कर दिया। लोग काफ़ी सारी शॉपिंग, आप भी तो वीकली हर संडे पेरेंट्स के साथ कहीं ना कहीं शॉपिंग करने जाते होंगे। लोगों ने ईटिंग आउट, बाहर से खाना शुरू कर दिया, आउटिंग करनी शुरू कर दी, टूरिज्म ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। तो ये सारे किस चीज़ के फैक्टर हैं, ये टर्शरी सेक्टर की तो फैक्टर है। ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट है अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए अभी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये चीज़ें पहले नहीं होती थी, अब ये चीज़ें काफ़ी फेमस होने लगी, बहुत सारे लोग तो इन्हीं के ऊपर काम करते हैं। तो ये भी एक सर्विस सेक्टर है, तो यहाँ से भी जो है मतलब कि इंक्रीज, लोग शिफ्ट हो गए प्राइमरी से हमारे यहाँ पे टर्शरी सेक्टर में। लास्ट पॉइंट है ग्रीन रेवोल्यूशन। जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या था कि जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होनी शुरू हो जानी एग्रीकल्चर में, तो जब उससे हमारे पास काफ़ी सारा अनाज पड़ा, तो वो हमने व्यापारी करना उसको सेल करना शुरू कर दिया, उससे ट्रेड इंप्रूव हो गया, स्टोरेज इंप्रूव होगी, ट्रांसपोर्ट इंप्रूव होगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के जरिए ही तो जो हमारा फूड है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा। ठीक है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता तो ट्रांसपोर्ट इंप्रूव हो रही है, तो ये सर्विस सेक्टर ही तो है। तो यही मेन 5 रीजंस हैं जिन वजह से हमारे लोग जो क्या हैं अभी वो प्राइमरी थोड़ा पीछे रह गया, सेकेंडरी और टर्शरी दोनों सेक्टर आगे आ गए। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ मैनी पीपल वर्क इन विच सेक्टर, कितने कितने लोग कौन कौन से सेक्टर में कितना कितना काम करते। देखिए अगर तो हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में 49% लोग इंडिया के एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, तो अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा है। सेकेंडरी सेक्टर में 24% लोग काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं। टर्शरी सेक्टर में 27% लोग काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयड है। अब यहाँ पे ना एक बात ध्यान से देखना, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे डिपेंड हैं, प्राइमरी में। सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे डिपेंड कर रहे हैं, सेकेंडरी या फिर टर्शरी में। मतलब कि यहाँ पे अगर 100 में से 49 लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे 24 या फिर 27 लोग हैं जो वो काम कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ से ज़्यादा अर्निंग आनी चाहिए, यहाँ से कम अर्निंग आनी चाहिए, यहाँ से भी कम अर्निंग आनी चाहिए, लेकिन ये रिजल्ट अब थोड़ा उल्टा होने वाला है। लेकिन जब हमने इसको जीडीपी की कंपैरिजन के साथ इसको कंपेयर करके देखा कि जीडीपी कौन कौन से सेक्टर में कितनी मिल रही है, तो प्राइमरी सेक्टर में तो 15% मिल रही है। ये तो सीन उल्टा हो गया, सबसे ज़्यादा लोग तो यहाँ पे काम कर रहे थे 49%, लेकिन अर्निंग यहाँ पे 15% आ रही है। तो यहाँ पे 27% लोग ही काम कर रहे थे, यहाँ पे 27% जीडीपी आ रही है, चलिए अच्छी बात है। लेकिन 24 थे यहाँ पे, सॉरी, लेकिन 27% लोग यहाँ पे थे और यहाँ पे तो अर्निंग लगभग डबल हो गई, डबल से भी ज़्यादा हो गई, 58% अर्निंग आ रही है। तो ये सीन थोड़ा देखिए, मेरा बोलने का मतलब ये है ना कि यहाँ पे कितने लोग काम कर रहे थे, 49 लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे 24 पीपल काम कर रहे हैं, यहाँ पे 27 पीपल काम कर रहे हैं। तो ज़्यादा अर्निंग तो यहाँ से आनी चाहिए, तो यहाँ तो 100 रुपये में से 15 रुपये हम कमा के लेके आ रहे हैं, यहाँ पर हम 27 रुपये कमा रहे हैं, यहाँ पे हम 58 रुपये कमा रहे हैं। ठीक है, तो ये अब सीन उल्टा क्यों है, यहाँ पे अभी मैंने यही क्वेश्चन बना के लिखा है कि टर्शरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कम है लेकिन जीडीपी ज़्यादा है, प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है लेकिन जीडीपी कम है। वाई दिस कोलावेरी, है ना, ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, इसका आंसर है बिकॉज टर्शरी सेक्टर में इंडिया में जो लोग जॉब्स करते हैं ना वो एजुकेटेड लोग होते हैं, वो स्किल्ड लोग होते हैं, वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो एक प्रॉपर वे के साथ काम करते हैं और इसी वजह से वो जीडीपी को काफ़ी ज़्यादा बिग पुश देते हैं, काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन करके देते हैं। इसके बिना
जो हमारा टर्शरी, फिर अच्छा अगर ये बात है कि एजुकेटेड लोग होते हैं फिर यहाँ पे इसलिए अर्निंग ज़्यादा दे रहे हैं, ये तो बात मुझे समझ में आ गई। फिर ये बात समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पे इतने कम लोग क्यों काम कर रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा लोग क्यों नहीं आ रहे। इसका आंसर ये है कि टर्शरी सेक्टर में इसलिए लोग कम एम्प्लॉयड हैं क्योंकि इंडिया में टर्शरी सेक्टर के लिए ज़्यादा जॉब्स नहीं अवेलेबल। ठीक है, इनमें जॉब्स की काफ़ी सारी कमी है, इस वजह से ज़्यादा लोग यहाँ पे काम नहीं कर पाते। तो आई होप ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? देखिए बेसिकली ये हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट है। इससे एक नेम है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट। अगर एक जगह पे, अब जैसे कि आपकी कोई दुकान है, ठीक है, मैं पूछूंगा आपके फादर क्या काम करते हैं, आप बोलोगे सर मेरे फादर जॉब करते हैं दुकान पे, तो आप बोलोगे कि मेरे फादर एक दुकान में काम करते हैं। मैं बोलूँगा अच्छा फिर आपके मदर क्या जॉब करते हैं, आप बोलोगे सर वो भी दुकान पे ही काम करते हैं। आपके भाई क्या काम करते हैं, वो भी दुकान में। आप क्या काम करते हो, मैं भी दुकान में जाता हूँ। तो मतलब कि जिस जगह पे एक बंदे की ज़रूरत है वहाँ पे 4 लोग काम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट होना। ठीक है, बेसिकली ये फाइंड की जाती है प्राइमरी सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर के एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, यही हमने यहाँ पे लिखा है, लेकिन कभी कभार ये टर्शरी सेक्टर में भी फाइंड की जाती है। अभी हमने ना प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में तो पढ़ लिया। ठीक है, तो अभी हम देखें कि ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट हमारे पास होती है, मतलब डिस्कस्ड एम्प्लॉयमेंट जो हमारे पास होती है, ये एक प्रॉब्लम है, तो इसका सोल्यूशन भी तो कोई ना कोई होना चाहिए, है ना। तो इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, हाउ टू ओवरकम अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, देखिए इसके ना जो भी सोल्यूशन हमारे पास आएंगे, इसके बेसिकली 5 to 6 पॉइंट्स हम बना सकते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। वेरी फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखना है कि जो हमारी गवर्नमेंट है ना, अगर हमारी गवर्नमेंट चीप लोन्स फार्मर को प्रोवाइड करेगी, तो फार्मर के पास हर सीज़न में पैसा आता रहेगा, सस्ते रेट पे लोन मिलता रहेगा। तो सस्ते रेट पे लोन मिलने से वो मल्टी क्रॉप की प्रोडक्शन कर सकते हैं। जब वो मल्टी क्रॉप की प्रोडक्शन करेंगे और गुड टोल्स के साथ करेंगे, तो इसके साथ एम्प्लॉयमेंट लेवल भी इंक्रीज होगा। मैं ना आपको अपनी एक छोटी सी एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। देखिए जहाँ पे मैं कोचिंग सेंटर पढ़ाता हूँ, तो मेरे पास अभी ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो मैंने क्या किया, एक सस्ते रेट पे मुझे लोन मिल गया, तो वो लोन लिया, लोन लेके मैंने अपना ऊपर एक सेंटर बना लिया। अब वहाँ पे मेरे पास काफ़ी अच्छे 100-120 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, और उनसे मेरे से मुझे काफ़ी इनकम मिलती है। वो जो इनकम मिल रही है वो जल्दी ही मैंने लोन भी रिकवर कर दिया और मेरा काम भी बन गया। तो ऐसे ही अगर हमारी गवर्नमेंट फार्मर को चीप लोन प्रोवाइड करते रहेगी, तो वो मल्टी क्रॉप की प्रोडक्शन करेंगे, अच्छे टोल्स के साथ अच्छी प्रोडक्शन होगी और एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज होगा, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो विलेज रोड्स है ना उनको सिटीज़ के साथ इंटरलिंक कर देना चाहिए। जो छोटे मोटे विलेजेस हैं उन सभी विलेजेस को सिटीज़ के साथ इंटरलिंक जब हम करेंगे, तो इसके साथ ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज़ होगा, मतलब कि वहाँ पे ऑटो वगैरह, गाड़ियाँ वगैरह, बसेस वगैरह का आना जाना शुरू होगा, और वो भी एक तरह की एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करेगा। थर्ड पॉइंट, जब हम वो विलेजेस वाले रोड्स को सिटीज़ के साथ इंटरलिंक करेंगे ना, जब वो जो हमने भी थर्ड पॉइंट में पढ़ा है कि जो सिटीज़ वाले रोड हैं, जब उनको शहर वाले किसी भी विलेज वाले रोड को जब इंटरलिंक किया जाएगा सिटी के साथ, तो यहाँ पे जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा, ठीक है, तो उसमें मतलब कि वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी, लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो उससे भी एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज़ होगा। फोर्थ पॉइंट है सेमी रूरल एरिया। सेमी रूरल एरिया को गवर्नमेंट को चाहिए कि वहीं पे इंडस्ट्री का सेटअप किया जाए। एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करते हैं कि विलेज है, ठीक है, उसमें काफ़ी सारे खेत हैं और उसमें बेसिकली शुगर केन की जो है वो प्रोडक्शन होती है, खेतों में गन्नों की प्रोडक्शन होती है। तो उसी गन्नों के खेतों के पास ना वहीं पे सरकार को एक शुगर मिल एस्टेब्लिश कर देनी चाहिए, वहीं पे एक सेटअप कर देना चाहिए शुगर मिल का। तो इससे क्या होगा, अगर देखिए ये फील्ड है ना, यहाँ पे एक शुगर मिल लगी हुई, मतलब कि यहाँ पे फील्ड है, यहाँ पे गन्ने की प्रोडक्शन हो रही है, और इससे 150-200 किलोमीटर दूर या 100 किलोमीटर दूर कहीं पे जाके हमने एक शुगर जो इंडस्ट्री है वो सेटअप की हुई है, इंडस्ट्री सेटअप की हुई है। तो अभी जब हम ये गन्नों को किसी गाड़ी में लोड करेंगे, यहाँ से लेके जाएंगे, इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज़ होगी और प्रोडक्शन कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी। बेटर है कि अगर हम यही फील्ड के कहीं 10-15 किलोमीटर के आसपास ही उस इंडस्ट्री को सेट कर दें, तो आने जाने का जो खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा, इससे भी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है बचाई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, फिफ्थ पॉइंट में बोला जा रहा है 20 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन द एजुकेटेड सेक्टर। देखिए कुछ ऐसे सेक्टर जिसमें पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत होती है, वहाँ पे अभी भी 20 लाख लोगों को हम लोग नौकरियाँ दे सकते हैं।
लेकिन हमारे गवर्नमेंट में कुछ फेलियर है कि हम वो नहीं दे पा रही। अगर वो नौकरियाँ मिलेंगी तो फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी। 6 पॉइंट हमें गिवन है कि 35 लाख से भी ज़्यादा जॉब जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है उसमें क्रिएट की जा सकती हैं। एक सर्वे के तहत ये पता चला था कि इंडिया में जितना भी टूरिज़्म होता है, टूरिज़्म इंडस्ट्री में 35 लाख से भी ज़्यादा नौकरियाँ वहाँ पे भी निकाली जा सकती हैं। अगर वो सभी लोग यहाँ पे सेट होंगे, देखिए 35 लाख लोग ये हो गए, 20 लाख ये हो गए, 55 लाख, और लगभग यहाँ से भी 10-15 लाख लोग हम निकाल सकते हैं। तो 60-70-80 लाख लोगों को नौकरी तो हम ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे भी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम किया जा सकता है। अच्छा, अब आपको पता चला था कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। कैसे पता चला था, वो यहाँ पे पता चला था हमें कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है। फिर इसको कैसे ओवरकम करना हमने ये भी पता कर लिया। तो फिर प्रॉब्लम क्या है हमारे लिए, ठीक है, हमारे लिए देन व्हाट्स द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको बीमारी पता है, बीमारी का इलाज पता है, तो ये ख़त्म क्यों नहीं हो रही। देखिए, इसके ख़त्म ना होने के कुछ पीछे कुछ कारण है। सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, इट इज़ ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस। अगर हम ये जो 5-6 पॉइंट्स को फॉलो करेंगे ना, ये 2-4 साल में, 1-2 साल में ख़त्म नहीं हो पाएंगे। मैक्सिमम पॉइंट्स इनको कवर अप करने के लिए 10-15 साल लगेंगे। और लेकिन हमारे देश में जो सरकार चुन के आती है वो 5 ईयर के लिए आती है। तो सरकार जस्ट वही शॉर्टकट मेथड उठाने की कोशिश करती है जिसके कि वो वापस सत्ता में आ सके। मतलब कि अगर कोई सरकार इनमें से कोई टारगेट उठाने की कोशिश करी जिसको 10-15 साल लगेंगे, तो वो नेक्स्ट टाइम क्या बोल के आएगी कि हमने क्या काम किया है। अभी तो ये काम सभी अधूरे रहेंगे ना, तो लोग इनको वोट नहीं देंगे। तो ये अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए ये बड़े बड़े कामों की तरफ नहीं आती, वो छोटे मोटे काम ही करती है, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल है जैसे कि एक नरेगा, इसको मनरेगा एक्ट भी बोला जाता है, महात्मा गांधी के नाम से चलता था, लेकिन इसमें बोला गया है नरेगा, ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अगर इसको मनरेगा बोलेंगे तो महात्मा गांधी जस्ट आगे आ जाता है, ठीक है। तो इस एक्ट के तहत क्या बोला गया था, इसमें यह बोला गया था कि हमने क्या करना है कि मतलब कि जो भी ये एक्ट वगैरह होगा, इस एक्ट के तहत हम अलग अलग लोगों को, देखिए ये जो एक्ट है ये 2005 में पास हुआ। ये स्टार्ट हुआ था 200 डिस्ट्रिक्ट, लगभग 200 डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन आजकल के टाइम पे ये इतना सक्सेस हुआ कि ये 625 प्लस ज़्यादा 625 से भी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में ये जो लॉ है, मतलब कि ये जो एक्ट है वो पास हुआ है, वहाँ पे ये काम कर रहा है। इस एक्ट में क्या काम मिलता है, गवर्नमेंट ऑफर एम्प्लॉयमेंट फॉर 100 डेज। वो लोग, देखिए ये एम्प्लॉयमेंट एक्ट नहीं इसका नेम, जो जिन लोगों को काम नहीं मिला होता, जो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, तो सरकार उनसे प्रॉमिस करती है कि हम आपको कम से कम 100 डेज़ के लिए एम्प्लॉयमेंट जरूर देंगे, ठीक है। अगर गवर्नमेंट उन लोगों को 100 दिन का काम नहीं दे पाएगी तो उनको 100 दिन की अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, मतलब कि उनको सैलरी जरूर मिलेगी, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट टॉपिक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 मार्क में आता है व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइज सेक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय अनऑर्गेनाइज सेक्टर, या फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग मार्क्स में आ सकता है। देखिए, कोई भी ऐसा सेक्टर जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो, जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रूल रेगुलेशन को प्रॉपरली फॉलो कर रहा हो, जिसमें लोगों के पास जॉब सिक्योरिटी हो। कोई भी ऐसा सेक्टर जिसमें लोगों को फिक्स्ड वर्किंग आवर मिलते हो, जैसे कि इंडिया में एक वीक में 48 आवर्स करने का ही ऑर्डर है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन इससे ज़्यादा घंटे काम लेगा तो लोगों को वो ओवर टाइम ऑफर करेगा। और कोई ऐसा सेक्टर जिसमें काम करने के लिए हॉलीडेज़ के लिए भी सैलरी मिलती हो, संडे की सैलरी मिलती हो, दिवाली दुशहरा की सैलरी मिलती हो, ठीक है, गुड वर्किंग कंडीशंस हो जिसमें, मतलब कि प्रॉपर रूल रेगुलेशन फॉलो हो रहे हो, ऐसे सेक्टर को हम ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। ऐसे सेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइज सेक्टर। देखिए, जैसे कि एग्जांपल है इसकी, जैसे गवर्नमेंट जॉब होगी किसी बैंक में, या कोई गवर्नमेंट स्कूल हो गया, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, तो उसमें क्या होता है कि वो जो जितनी भी एजेंसीज होती है, जितने भी सेक्टर्स होंगे, ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, ये सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड होती हैं। इनमें कुछ हद तक कंट्रोल सरकार के बनाए गए कानून का भी होता है। वो रूल रेगुलेशन बड़े अच्छे तरीके से फॉलो करने पड़ते हैं। जॉब सिक्योरिटी होती है। जॉब सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी बंदा आपको दूसरे दिन स्कूल से नहीं निकाल सकता, ऑफिस से नहीं निकाल सकता। आपको 1 मंथ नोटिस वो देंगे कि अगर उनको आपका काम अच्छा नहीं लग रहा, कोई ब्लंडर इशू है, तब आपको निकाला जा सकता है। आपको फिक्स्ड वर्किंग आवर के लिए वहाँ पे काम करना होता है, हॉलीडेज़ की सैलरी मिलती है, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट होता है, और आपको पेंशन भी दी जाती है। एग्जाम्पल ये जैसे गवर्नमेंट जॉब होगी बैंक्स वगैरह में, ठीक है। अभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो वाला सेक्टर होगा, ठीक है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर को फॉलो नहीं कर रहा, जो इससे क्रॉस है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है। बेसिकली देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि जो नॉट ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ऐसा सेक्टर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है।
ऐसे सेक्टर में कौन से लोग काम करते हैं, जो कि लोग हेल्पलेस पुअर होते हैं, जो लोग हेल्पलेस होंगे या फिर पुअर होंगे, ठीक है, या फिर अनएजुकेटेड पीपल होंगी, वो ऐसे सेक्टर में काम करते हैं। उनको कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, कभी भी इनको निकाला जा सकता है। यहाँ पे रूल रेगुलेशन बेसिकली नहीं फॉलो किए जाते। हॉलीडेज़ के भी ज़रूरी नहीं है कि पैसे मिलेंगे। जैसे कि अगर आपको अच्छा ज़रूरी नहीं है कि इसमें हर बार गरीब लोग या अनएजुकेटेड लोग ही काम करेंगे। अब जैसे कि अगर मैं आपको ये अपनी ट्यूशन एकेडमी चला रहा हूँ, कोचिंग एकेडमी चला रहा हूँ, तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, लेकिन जो स्कूल है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या है अनऑर्गेनाइज सेक्टर की? एग्रीकल्चर जो फार्मिंग सेक्टर है हमारा, वो बिगेस्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर, सबसे बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है एग्रीकल्चर, ठीक है जी। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आगे हमारे पास क्या होगा, देखिए अगर रूरल एरिया की अगर हम ग्रोथ करना चाहते हैं तो कैसे होगा। रूरल एरिया में मतलब कि विलेजेस में स्मॉल फार्मर भी होते हैं और मीडियम फार्मर भी होते हैं। स्मॉल फार्मर वो होंगे जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है या बहुत थोड़ी ज़मीन है। मीडियम फार्मर जिनके पास अपनी जितनी ज़मीन है लेकिन वो भी ज़्यादा बड़ी नहीं है। अगर हमारी गवर्नमेंट इन स्मॉल या मीडियम फार्मर को चीप लोन दे, सस्ते मतलब कि गुड सीड्स, अच्छी क्वालिटी के सीड्स प्रोवाइड करवाए, तो इन फार्मर की क्रॉप अच्छी हो जाएगी। जब इन फार्मर की क्रॉप अच्छी होगी तो ये रूरल में अच्छी ग्रोथ होगी, तो इससे रूरल एरिया की डेवलपमेंट होगी, ठीक है। तो ऐसे हम रूरल एरिया की जो है वो ग्रोथ कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो अर्बन एरिया है, ठीक है, अर्बन एरिया में कैसे इसकी ग्रोथ करवाई जाएगी, वहाँ पे जो लेबर है उनके लिए गुड लेबर लॉ बनानी चाहिए। जो कास्ट सिस्टम है, जो एससी एसटी सिस्टम वगैरह है, उसको लेके कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। जो पर्सन डिजर्विंग है उसको अच्छे से जॉब मिलनी करनी चाहिए। चलिए अभी ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है, बस 2 मिनट में चैप्टर अभी हमारा खत्म होने वाला है। देखिए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर हमारा होता है ये रन बाय, इसको कौन रन करता है? गवर्नमेंट। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसको कौन रन करता है? कोई इंडिविजुअल। जैसे क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल है या कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसको सरकार रन कर रही है, लेकिन कोई प्राइवेट स्कूल है या मेरा कोचिंग सेंटर है उसको कोई इंडिविजुअल अथॉरिटी, कोई प्राइवेट ओनर रन कर रहा है। प्राइवेट जो पब्लिक सेक्टर होता है उसका मेन मोटिव क्या होगा? सर्व द पीपल, लोगों का वेलफेयर करना, सोशल वेलफेयर करना, ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसका मेन मोटिव क्या होगा? अर्न मनी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है, लोगों का, सरकार का जस्ट यही मोटिव है कि बहुत सस्ते रेट के ऊपर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन दी जाए। लेकिन किसी भी प्राइवेट स्कूल का या प्राइवेट कोचिंग सेंटर का क्या रूल होगा, वो जितनी ज़्यादा वो फीस लगेगा उतना ही उसकी ज़्यादा ग्रोथ होगी, तो वो ज़्यादा चार्जेस वगैरह पे करना चाहेगा। अब इसकी एग्जांपल क्या? पब्लिक सेक्टर की गवर्नमेंट स्कूल हो गए या पोस्ट ऑफिस हो गए। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की एग्जांपल क्या होगी? टाटा, रिलायंस, मैकडोनल्ड, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, एडिडास, कुछ ऐसी कंपनीज होगी, एडिडास, ठीक है। अच्छा, अभी हम ना ये एक पॉइंट हमारे माइंड में, मेरे तो माइंड में बहुत ज़्यादा टिक टिक करता था, शायद आपके माइंड में भी आता हो, कि ये जो ज़्यादातर रेलवेज होती हैं, जो रोड्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसके ऊपर ज़्यादातर कंट्रोल पब्लिक सेक्टर का, मतलब कि सरकार का होता है। प्राइवेट कंपनी इनको क्यों नहीं चलाती ज़्यादातर, ठीक है। देखिए ये जो रेलवे है ना, आप सोच के देखना कभी रेलवे में कितने डब्बे होते हैं, उसमें लगभग 900 लोग सफ़र कर सकते हैं। और फिर रेलवे चलाने के लिए, ठीक है, रेलगाड़ी चलाने के लिए, हमें ट्रेन चलाने के लिए कितना बड़ा रेलवे ट्रैक चाहिए, वो किसी भी प्राइवेट बंदे के हाथ में नहीं है उसको बनाना। तो ये जो बेसिकली ये वाले सेक्टर है ना, रेलवेज, रोड, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह, इट नीड्स अ लॉट ऑफ मनी, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होगा। तो कोई भी प्राइवेट सेक्टर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इतना पैसा इन्वेस्ट कर सके। अगर गलती से किसी प्राइवेट सेक्टर ने इतना पैसा इन्वेस्ट कर भी लिया तो वो ये सोच के देखो कि वो लोगों से कितना चार्ज करेगा, ठीक है। तो इसीलिए प्राइवेट सेक्टर के पास ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती कि अगर वो इस चीज़ को मैनेज कर भी रहा है ना, इन चीज़ों को, तो वो रीजनल प्राइसेस के ऊपर लोगों को वो बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करके नहीं देगा। इसीलिए गवर्नमेंट बोलती है भाई तू साइड पे हो जाए, इसको हम लोग ही कंट्रोल करेंगे। बिल्कुल लास्ट टॉपिक है हमारा फार्मर्स एंड द कंज्यूमर्स, ठीक है, सपोर्टेड बाय। देखिए जो भी हमारे फार्मर्स है, जो या फिर जो भी कंज्यूमर्स हैं, इनको कौन सपोर्ट करता है? गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, इनको प्राइवेट सेक्टर जो है वो सपोर्ट नहीं। और बिल्कुल ऐसे ही जो भी राशन शॉप्स वगैरह हमारी इंडिया में चल रही हैं, हमारे देश में चल रही हैं, उनको गवर्नमेंट को ही कंट्रोल करना चाहिए। देखिए अगर प्राइवेट सेक्टर का इसके ऊपर कंट्रोल आ जाएगी ना, फूड सप्लाई की किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो अपनी मर्जी से डे बाय डे प्राइस इंक्रीज करते रहेंगे। इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोगों को खाना खाने को नहीं मिलेगा। तो हमारे बहुत सारे रामानुजन, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, अरिजीत सिंह, ऐसे बहुत सारे जो लेजेंड है ना, ये सभी लोग भूख से ही मर जाएंगे। तो इन चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होना चाहिए। और दूसरी बात, गवर्नमेंट प्रोवाइड एजुकेशन प्लस हेल्थ एट लो रेट। सरकार ही है जो लोगों को एजुकेशन और हेल्थ सस्ते रेट के ऊपर प्रोवाइड करवा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर ऐसा कभी भी नहीं करेगा। इसीलिए इन सभी चीज़ों को या फिर फार्मर्स को भी इन चीज़ों को जो सपोर्ट करनी चाहिए वो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है और सरकार को ही सपोर्ट करनी चाहिए। इसी के साथ बच्चे हमारा टॉपिक खत्म हो गया। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था,
आप दुनिया की कोई भी बुक ले आओ, हर एक बुक का हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको इन पेजेस में ज़रूर मिलेगा। तो ये वन शॉट रिवीजन है, इसको अच्छे से प्रोवाइड आप प्रिपेयर करना, आपको काफ़ी अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट।